दोस्तों, मेरा नाम किंजल गुप्ता है। मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोषयाल बलरामपुर है। आज मैं आप सबको सरोजिनी नायडू के बारे में बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, सरोजिनी नायडू अपने घर पर बैठकर गणित का सवाल हल कर रही थी। तो उन्होंने गणित का सारा सवाल हल कर डाला, परंतु उन्हें एक सवाल समझ में नहीं आया। तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं सवाल करना बंद कर दूं और एक कविता लिखनी शुरू कर दूं। तो उन्होंने एक कविता लिखी। कविता लिखने के बाद उन्होंने अपनी माँ से कहा, मामा मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगी? माँ आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी, अरे तू तो अभी गणित का सवाल हल कर रही थी। तो उन्होंने कहा, हाँ कर तो रही थी, पर मुझे एक सवाल समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने यह कविता लिखी है। बेटी के बार बार कहने पर माँ कविता सुनने बैठ गई। तभी वहाँ उनके पिता भी आ गए। 11 वर्ष की बिटिया के मुख से इतनी सुंदर सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए और शाबाशी देते हुए कहा, अरे तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है। माता पिता की यह बात सच हुई। आगे चलकर सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हो गई। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम आघोर नाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम मुर्दा सुंदरी था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड में भेजा गया। इंग्लैंड में उनका परिचय एक प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गॉस से हुआ तथा गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखनी शुरू कर दी। श्रम करते हैं कि हम समृद्ध हो, तुम्हारी जागृत का क्षण हो चुका जागरण, अब देखो निकला कितना दिन उज्जवल। सरोजिनी नायडू का विवाह गोविंदराजुल नायडू के साथ हुआ था। गोविंदराजुल नायडू हैदराबाद के रहने वाले थे और सेना में डॉक्टर थे। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजिनी नायडू के सबसे अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेज सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदारी व्यक्ति बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। कवयित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं। सरोजिनी नायडू का ज़्यादातर समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होता था। उन्होंने देश भर में घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि देश की उन्नति के लिए रूढ़ियों परंपराओं रीति रिवाजों को बोझ से उतार फेंकना होगा। 1925 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, तब गांधी जी ने उत्साह भरे शब्दों में उनका स्वागत किया और कहा कि पहली बार एक भारतीय महिला को देश की सबसे बड़ी सौगात मिली है। नमक कानून तोड़ दांडी नमक यात्रा में सरोजिनी नायडू उनके साथ रही। 1942 ईस्वी में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और आज़ादी की लड़ाई में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। वे जब बोलना शुरू करती थी, तब लोग धारा प्रवाह होकर उनके भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। सरोजिनी नायडू जानती थी कि नारी अपनी देश और परिवार के लिए एक महान कार्य कर सकती है। नारी का विकास ध्यान में रखकर उन्होंने अखिल भारतीय परिषद की सदस्य बनी। पंडित लक्ष्मीबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, हंसवर मेहता, लक्ष्मी मेमन आदि महिलाएं इस संस्था से जुड़ी थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तब देश में उदासी ही उदासी छाई थी। तब सरोजिनी नायडू ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा था, मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा विश्राम न करे, बल्कि पूरे देश में राख गतिमान हो उठे। मेरे पिता विश्राम मत करो, ना हमें विश्राम करने दो। हमें अपने वचन को पूरा करने की क्षमता दो। हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए शक्ति दो। हम तुम्हारे उत्तराधिकारी हैं, संतान हैं, सेवक हैं, स्वप्न रक्षक हैं, भारत के भाग्य के निर्माता हैं। तुम्हारा जीवन काल हम पर ही प्रभावी रहा। अभी तुम मृत्यु के बाद भी हम पर प्रभाव डालते रहो। जब मार्च 1949 को जब वो बीमार थी, तब उनकी सेवा कर रही नर्स लोगों से सरोजिनी नायडू ने गीत सुनाने का आग्रह किया। नर्स की मधुर गीत सुनते सुनते वे चिरिंद्रा में सो गई और मार्च 1949 को भारत कोकिला सदा के लिए मौन हो गई। धन्यवाद।